आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था नीति आयोग को। बेसिकली इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक और इम्पोर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वन को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, जिससे पहले कि आप इस लेक्चर के लिए आए, क्योंकि ये आपके अपने बेनिफिट के लिए है। इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बेसिकली इस लेक्चर में ये इंडेक्स है हमारा टॉपिक्स का जो हम कवर करने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट एंड लीगल प्रोविजंस देखेंगे, ऑलराइट। फिर हम कंपोजिशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे फंक्शंस एंड पावर्स को, हम देखेंगे रोल इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को। मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्टोरल का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इसके बाद हम देखेंगे इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को। फिर हम देखेंगे रोल इन वोटर अवेयरनेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट्स में आर्टिकल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन को। अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ओके, लेकिन हम सेम रूल को फॉलो करेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले भी। फुल फॉर्म हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ईयर हो गया, और फिर आएगा हमारा पेरेंट मिनिस्ट्री। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं इसको एक के बाद एक। पहला है हमारा फुल फॉर्म। तो बेसिकली अगर हम बात करें ईसी की, तो इसका मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और बेसिकली इसको हम ईसीआई के तौर से भी जानते हैं कई बार। सेकंड, अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था 1950 में। ऑलराइट। थर्ड, अगर हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, तो बेसिकली ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर। तो ये है आपकी बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, उसके बाद आता है आपका पेरेंट मिनिस्ट्री। ऑलराइट। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। हालांकि ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। ये तब भी आपका अलाउड है एक्सरसाइज करने के लिए अपने पावर्स को इंडिपेंडेंट तरीके से, और आप कह सकते हैं डिसीजन को टेक करने के लिए फ्रीली। ओके, क्योंकि ये है ऑटोनोमस बॉडी। सेकंड पॉइंट है, हमने यहाँ पे पावर वर्ड देखा। जो ईसीआई है बेसिकली अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये जो पावर्स हैं कहाँ से आते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे पास आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 324 से आर्टिकल्स 329 तक। ऑलराइट। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनके पास क्लियर कट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उनके फंक्शंस के और उनके काम का। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो है पावर अथॉरिटी ईसीआई के लिए। ऑलराइट। ये प्ले करता है क्रूशियल रोल कंडक्ट करने में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंट्री में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो फंक्शंस हैं, पावर्स है या सिग्निफिकेंस है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इंडिया की, तो मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि इंडिया है फेस्टिव सीजन ऑफ इलेक्शंस।
या फिर आप कहेंगे कि क्या ये कोई फेस्टिवल है अगर हमारे पास इलेक्शन है? तो जी हाँ, इंडिया में इलेक्शन जो है वो त्योहार के तौर पे मनाए जाते हैं। ऑलराइट, आप सब इसको महसूस कर सकते हैं जब भी इलेक्शंस होते हैं या डेट अनाउंस होती है तो वो स्टार्ट कर देते हैं सपोर्ट करना कैंडिडेट्स को, चीज़ों को। तो इसी वजह से जो इलेक्शन है वो वन ऑफ द ग्रेट फेस्टिवल है जो इंडिया में सेलिब्रेट होता है। और जो इलेक्शन कमीशन है बेसिकली वो है बॉडी जो कि रिव्यू करती है और गाइड करती है, उसके बाद सुपरवाइज करती है, ऑलराइट, और कंडक्ट करती है, या फिर कहें कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस को एंश्योर करती है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये, इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परफॉर्म करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास क्लियर कट नॉलेज हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ना सिर्फ इसलिए कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं बल्कि सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो आइए आइए अब आगे देखते हैं। तो ये फिर हमारे पास है एस्टैब्लिशमेंट और लीगल प्रोविजंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एस्टैब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है बेसिकली वो है पावर सोर्स किसके लिए? इलेक्शन कमीशन के लिए। ऑलराइट, और इस्टेब्लिश हुआ था 1950 को। ओके, इसके बाद ये सेटअप किया गया ये इंश्योर करने के लिए कि जो इलेक्शन कंडक्ट है वो फ्री, फेयर और इम्पार्शियल मैनर में हो और प्रिवेंट किया सके किसी भी मैल प्रैक्टिस को ड्यूरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो बेसिकली अगर आप जानते हो कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया में जो इलेक्शंस है वो होते हैं आपके फेस्टिवल्स। ऑलराइट, और जब भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में तो बेसिकली यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्टीज होती हैं, स्टेट पार्टीज होती हैं, रीजनल पार्टीज होती हैं, जो कॉम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ में। राइट, और ये जो पार्टीज हैं बेसिकली ये हो सकती हैं बड़ी पार्टियां या फिर हम कहें छोटी पार्टीज। राइट, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि जो लार्ज पार्टीज हैं वो ज़्यादा पैसा खर्च करें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसी वजह से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्री मतलब कि अगर कोई भी स्टैंड करना चाहता है इलेक्शंस में, ऑलराइट, तो वो आसानी से कर सकता है। ऑलराइट, उसको मिनिमम फीस पे करनी पड़ेगी इलेक्शन प्रोसेस के लिए और उसके बाद वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। फेयर है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो इंश्योर करता है कि कोई भी मैल प्रैक्टिस ना की जा सके इलेक्शन प्रोसेस के दौरान। ऑलराइट, तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो स्टैब्लिश हुआ था। ऑलराइट, बाकी फैक्टर्स जो है यहाँ पे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जब हम प्री इंडिपेंडेंस era की बात करते हैं 1947 से पहले की, तो पहले हमारे पास था मोनार्की रूलिंग, यानी राजाओं का रूल। इंडिया में किंग रूल था। ऑलराइट, ब्रिटिश era के दौरान हमारे पास आया सेमी ओपन डेमोक्रेसी। तो अब आप पूछेंगे कि सेमी ओपन डेमोक्रेसी क्या हुई? तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक टर्म है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कंडीशन डिफाइन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि जो टॉप ऑफिशियल हैं गवर्नमेंट के, या फिर आप कहें जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स है गवर्नमेंट के, सेंट्रल या फिर आप कहें स्टेट गवर्नमेंट के, वह बेसिकली थे ब्रिटिशर्स। ओके, तो उनके पास थी कंप्लीट मोनोपोली ओवर गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन। हालांकि हाउएवर जो उनकी काउंसिल्स थी वो
उनके पास थी इंडियन रिप्रेजेंटेशन। ऑलराइट, और ये जो इंडियंस थे बेसिकली वो थे इलेक्टेड वंस। ऑलराइट, तो इस वजह से ये था सेमी ओपन डेमोक्रेसी। हमारे पास लिटिल बिट डेमोक्रेसी थी कि हम अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर्स को या फिर इलेक्ट कर सकते हैं मेंबर्स को जो कि रिप्रेजेंट करेंगे हमें काउंसिल्स में ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव्स के, यानी उनके गवर्नर जनरल हो गए, ऑलराइट, लाइक वॉर्स राय हो गए, उनके काउंसिल्स में हमें रिप्रेजेंटेशन मिल सकती थी, लेकिन जो हेड होगा वो होगा अपॉइंटेड, ना कि इलेक्शन के थ्रू, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट होगा। तो यानी ये अपॉइंट होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि इंडियंस के द्वारा। तो 1947 के बाद हमने इसको खत्म करा, मोनार्की रूलिंग को, और बेसिकली हम आए डेमोक्रेसी की तरफ, जिसमें कि यहाँ पे एक फेमस केसेस है कि जो डेमोक्रेसी है वो है गवर्नमेंट ऑफ पीपल, जो कि है बाय द पीपल, और फॉर द पीपल। और ये कोड किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। तो वो थे पर्सन जिन्होंने कोड दिया था। तो बेसिकली जब हम एंटर होते डेमोक्रेटिक इरा में, तो हमें रिक्वायरमेंट थी फेयर एंड फ्री, या फिर आप कहें प्योर इलेक्शन प्रोसेस की। इसी वजह से हमें रिक्वायरमेंट थी बॉडी की जो कि सुपरवाइज कर पाए इन सब चीज़ों को। ऑलराइट, तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो बेसिकली प्रोसेस में आया। ऑलराइट, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो ये है, बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास पावर है लुक आफ्टर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे, जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, तो ये जो इलेक्शंस हैं बेसिकली ये सुपरवाइज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है। ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है कंपोजिशन। इलेक्शन कमीशन जो है कंसिस्ट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और बाकी इलेक्शन कमीशंस को। ऑलराइट, यानी टोटल बंदे हो गए आपके, जैसे एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑलराइट, और फिर आ गया आपका इलेक्शन कमिश्नर, ऑलराइट। तो कितने लोग हो गए यहाँ पे? तीन। ऑलराइट, तीन मेंबर्स हो गए यहाँ पे। ओके, लेकिन ये है ट्विस्ट कि अब हम देखेंगे कि ये है आपकी मल्टी मेंबर बॉडी। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक पर्सन नहीं है यहाँ पे हैंडल करने के लिए, ये है मल्टी बॉडी या मल्टी मेंबर बॉडी आप कह सकते हैं। लेकिन जब ये स्टैब्लिश हुआ था 1950 ईयर में, तो बेसिकली ये था आपका सिंगल सिंगल पर्सन बॉडी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं था चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पे या बाकी टू इलेक्शन कमीशन के तौर पे। यहाँ पे था सिर्फ एक ही पर्सन जो था आपका इलेक्शन कमिश्नर। ऑलराइट, तो 1950 में कि ये थी सिंगल पर्सन बॉडी एस्टेब्लिशमेंट के बाद, लेकिन अब है ये मल्टी मेंबर बॉडी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक ट्रांजिशनल केस था, राइट, सिंगल पर्सन बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी। यस, यहाँ पे था ट्रांजिशन, और बेसिकली जो ट्रांजिशन था वो हुआ आपका ऑन 1 जनवरी को 1990 में। कैसे?
तो बेसिकली क्या होता है कि इस साल से पहले साल था 1989 का, ऑलराइट, जिसमें एक प्रपोजल आता है कि जो इलेक्शन कमीशंस हैं, बाकी ये जो अलग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं बेसिकली, वो भी रिक्वायर्ड है, ऑलराइट। ये जो प्रपोजल था ये पास होता है आपका 1989, ऑलराइट। और ये फेमसली जाना जाता है इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989, ऑलराइट। इसके बाद ईयर ऑफ 1990 में जो प्रेसिडेंट थे बेसिकली इंडिया के, उन्होंने अपॉइंट किया अदर टू इलेक्शन कमिश्नर्स को, ऑलराइट। और इस तरीके से 1990 में ये बना मल्टी मेंबर बॉडी। फ्रॉम सिंगल पर्सन बॉडी। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे बेसिकली वो थे वो पर्सन जो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं वो खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 1990 के सेम ईयर में ही कुछ समय पश्चात फिर से जो इलेक्शन कमीशन था उसको टर्न कर दिया गया फिर से सिंगल पर्सन बॉडी में, फ्रॉम मल्टी मेंबर बॉडी से। क्योंकि अब जो फिर से जो नंबर थे इलेक्शन कमिश्नर्स के वो रिड्यूस हो गए 3 से 1 पे। और उसके बाद फाइनली एक साल आया 1993 का, जब फिर से 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया बाय द प्रेसिडेंट, ऑलराइट। और 1993 से आज तक ये हैं 3 नंबर्स में। तो अब आपने कुछ नोटिस किया? अगर नहीं किया तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप नोटिस करें कि 1989 से ये एक से मल्टी पर्सन हो गया, ऑलराइट। 1990 से फिर से ये सिंगल पर्सन हो गया और 1990 से 1993 तक ये फिर से मल्टी पर्सन बॉडी हो गया। इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट नहीं करता नंबर्स को इलेक्शन कमीशंस के, ऑलराइट। क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें तो नंबर जो हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं और ये है आपका डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है बेसिकली वो अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को एज पर द रिक्वायरमेंट, और ये डिसाइड नहीं करता या लिमिट नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ऑलराइट। और ये होल्ड करते हैं ऑफिस को एक फिक्स टाइम पे, या तो फिक्स टेन्योर के लिए या फिर जब तक वो 65 ईयर्स की एज क्रॉस नहीं कर लेते। इनका फिक्स टेन्योर है 6 साल का। उसके बाद हम बात करें फंक्शंस एंड पावर्स की। प्राइमरी फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट करना फ्री फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शंस को। क्रेडिबल मतलब हो गया बिलीवेबल, तो जिसपे आपको यकीन हो कि कुछ भी गलत जो है वो नहीं हुआ इस इलेक्शन के दौरान, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस पे, ऑलराइट। लोकसभा के लिए
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए और ऑफिसर्स के लिए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ऑलराइट, तो ये था पहला टास्क। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, प्रिपेयरिंग एंड अपडेटिंग द इलेक्टोरल रोल्स, डिटरमाइन करना शेड्यूल को इलेक्शंस के लिए, ओवरसी करना नॉमिनेशन को एंड स्क्रूटिनी प्रोसेस को। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ये प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रोल्स को और ये वोटर लिस्ट भी प्रिपेयर करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद डिटरमाइन करते हैं शेड्यूल्स को। जैसे मान लीजिए कि ये है वो एरिया जहां पे इलेक्शंस होने वाला है। ऑलराइट, तो अब इनके पास है डिवीजन जो कि ईसीआई करता है, ए बी सी डी ई एफ। ऑलराइट, तो जिस स्टेट पे इलेक्शन होंगे ए में, उसी पे ई में होंगे, फिर सी में होंगे, फिर डी में होंगे, फिर एफ में होगा, फिर बी में होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होने वाली है। तो ये डिटरमाइन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। इसके बाद ये देखते हैं नॉमिनेशंस को कि किसको नॉमिनेट करना है या कौन नॉमिनेट करता है अपने आप को इलेक्शन कैंडिडेटशिप के लिए। राइट, उनका बैकग्राउंड हो गया, उनकी क्रेडिबिलिटी हो गई, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें जो है कौन देखता है? ये देखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, फिर ये ले डाउन करता है गाइडलाइंस को या कोड ऑफ कंडक्ट को पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए इलेक्शन के दौरान, एंश्योर करता है लेवल प्लेइंग फील्ड और एथिकल कैंपेनिंग को। इसका मतलब हुआ कि ये पहले से ही डिसाइड करते हैं रूल बुक को, जो कि ओबे होनी चाहिए या जिसको फॉलो होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा या इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के द्वारा, ताकि एंश्योर किया सके एथिकल कैंपेन को। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कि अगर ए और बी दोनों ही कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस में, और अगर ए प्रॉमिस करता है तो मैं दूंगा सबको 1000 रुपए। ऑलराइट, अगर आप ए के लिए वेट करो, मान लीजिए ए का कमिटमेंट है ये, फिर क्या ये एथिकल है या अनएथिकल है? तो ये टोटली अनएथिकल है, क्योंकि आप अब खरीद रहे हैं वोटर्स को, जो कि अलाउड नहीं होता। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो बेसिकली बैन हो जाती हैं, या फिर आप कहें सुपरवाइज किया जाता है किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ईसीआई के पास अथॉरिटी होती है काउंटरमेंट करने के इलेक्शंस को अगर इरेगुलरिटीज या वायलेंस हुआ है पोलिंग प्रोसेस के दौरान। इसका मतलब हुआ कि अगर ए और बी जो हैं या ए बी सी डी हैं, अगर ये 4 एरियाज हैं जहां पे जो वोट्स हैं वो सबमिट होने वाले थे, किसी तरीके से ए के टाइम पे यहाँ पे होता है वायलेशंस रूल्स का, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इरेगुलरिटीज हुई, नोटिस की गई, इस सिनेरियो में तो जो वोट्स हैं जो पोल्ड हुए हैं यहाँ पे ए में, वो डिक्लेयर हो जाएंगे नल एंड वॉइड, और जो इलेक्शन कमीशन है वो कैंसल तक कर सकता है वोटिंग को ए की। ऑलराइट, या फिर कहें पर्टिकुलर वोटिंग पोल की। तो ये रिकमेंड करता है डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर वो गिल्ट पाए जाते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के। जैसे कि जो ए और बी थे बेसिकली दोनों थे जो कॉम्पीट कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। ए जो था वो बेसिकली वोटर्स को खरीद रहा था कि वो 1000 रुपए देगा अगर उसको वोट मिलेंगे तो। ऑलराइट, जो बी है उसने बोल दिया कि मैं 5000 वोट्स मिलेंगे, और ए को जितना था उसको 7000 वोट्स मिल गए। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो ए है वो इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन कुछ समय पश्चात आप मान लीजिए कुछ एलिगेशन लगती है, कोई बात खुल के आती है, पता चलता है कि ए ने उसने 1000 रुपए दिए थे वोटर्स को खरीदने के लिए। तो इस सिनेरियो में ये जो होगा ये गिल्टी होगा, और इसका जो कैंडिडेचर है वो रद्द हो सकता है इमिडिएटली। ऑलराइट, तो इस तरह की चीजें जो है वो ईसीआई करता रहता है। ओके, फिर हम देखते हैं रोल इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक्टिवली काम करता है टुवर्ड्स इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एनहांस द ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। ऑलराइट, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर नहीं करते, जैसे कि सिर्फ इलेक्टोरल को प्रिपेयर कर लें और छोड़ दें, बल्कि ये प्रिपेयर करते हैं, रिव्यू करते हैं टाइम टू टाइम, ये एंश्योर करने के लिए कि जो एफिशिएंसी है और
जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। ऑलराइट, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो अनएथिकल है वो यहां से हट जाए। ये रिकमेंड करता है चेंजेस इलेक्टोरल लॉस को और प्रैक्टिसेस के लिए। ऑलराइट, बेस्ड होता है एक्सपीरियंसेस पे या चैलेंजेस पे जो कि फेस्ड होते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस। ऑलराइट, चलिए उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक्स ईयर इसमें एक इलेक्शंस हुए थे और फिर यहाँ पे आए 5 चैलेंजेस जो कि फेस कौन करता है, इलेक्शन कमीशन फेस करता है। जो इलेक्शन कमीशन है वो इन 5 चैलेंजेस को रख के रखेगा और रिकमेंड करेगा पार्लियामेंट को कि उन 5 चैलेंजेस पे लॉज बने और प्रैक्टिसेस बने। और जो इलेक्शंस हैं वो जब वाई ईयर में होंगे तो हम लोग उन 5 चैलेंजेस को टैकल करने के लिए पहले से ही लॉज एंड रेगुलेशंस लेके आए होंगे। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो भी इलेक्शन कमीशन करता रहता है। फिर हम बात करें इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी की। इलेक्शन कमीशन ऑपरेट करता है विद अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंसी और ऑटोनॉमी एंश्योर करने के लिए इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस फंक्शनिंग, क्योंकि ये है आपका पावर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा। ऑलराइट, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता अपनी पावर्स को गलत तरीके से ओवर कमीशन। ऑलराइट, यहां तक कि आप कह सकते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट और उनका जो सर्विस कंडीशंस होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते आफ्टर इलेक्शंस, आफ्टर अपॉइंटमेंट। सॉरी, अपॉइंटमेंट कर लीजिएगा इसको, कि जैसे ही वो एक बार अपॉइंट हो गए तो उनकी सर्विस कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, उनको प्रेशराइज करने के लिए। सेकंड, उनकी जो पर्क्स हैं या जो सैलरीज हैं, पर्क्स होगी और सैलरीज होगी, वो बेसिकली इक्वल होती हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट है वो सिर्फ रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन सेम मैनर में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, ओके, जो इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंसी और ऑटोनॉमी इलेक्शन कमीशन के। ऑलराइट, ये एक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे और डज नॉट फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ऑलराइट, फिर हम बात करें वाटर अवेयरनेस के बारे में। ईसीआई कंडक्ट करता है कई सारे वाटर अवेयरनेस कैंपेन्स एंकरेज करने के लिए वाटर पार्टिसिपेशन को और एजुकेट करने के लिए इलेक्टोरेट को अबाउट देयर वोटिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रमोट करता है वाटर रेस्टोरेशन फैसिलिटीज ताकि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो की जा सके इंप्रूव करने के लिए वाटर कन्वीनियंस को। जैसे कि आप मान लीजिए कि जब भी इलेक्शन अनाउंस होते हैं, ऑलराइट, तो आपने देखा होगा कि कई सारे एड जो हैं सोशल मीडिया पे या टीवी पे या फिर साइड बोर्ड्स पे या फिर आप कह सकते हैं रेलिंग्स पे सर्कुलेट होने लगते हैं। ऑलराइट, और वो होते हैं जैसे कि वोट मैटर्स, प्लीज चुनाव कीजिए, ऑलराइट, वोट डालिए। जब भी ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि जो ईसीआई है वो चाहता है कि कई ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें वोटिंग में, और ये हमारी नेशनल ड्यूटी भी है। ऑलराइट, इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ स्टेट जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करता है इलेक्शन कमिश्नर्स हर स्टेट के लिए सुपरवाइज करने के लिए और कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शंस उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो एसीआई है बेसिकली उसके 3 मेंबर्स होते हैं। अभी 3 मेंबर्स हैं बेसिकली, 1993 से पहले सिर्फ एक ही था। ऑलराइट, क्या ये पॉसिबल है कि ये 3 लोग जो हैं वो एबल हों 120
सॉरी 28 स्टेट्स के इलेक्शंस को हैंडल करने के लिए। जस्ट सोचिए इसके बारे में, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसी वजह से जो ईसीआई है वो अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एंश्योर करने के इलेक्शन प्रोसेस को, जो कि होते हैं उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। फिर हम बात करेंगे उन आर्टिकल्स के जो रिलेटेड होते हैं इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेवरल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स साथ में जो रिलेटेड हैं अपनी स्टैब्लिशमेंट से, पावर से और फंक्शन से। ऑलराइट, ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के और गवर्न करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल चुका हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो है पावर सोर्स फॉर ईसीआई। ऑलराइट, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये एसेंशियल है कि हम फैमिलियर हों इन आर्टिकल साथ में। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं वो इन क्वेश्चंस सॉरी इन आर्टिकल से पूछ ले जाते हैं। कि मान लीजिए अगर पूछ लिया आर्टिकल 324 है, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको पूछ सकते हैं आर्टिकल 329 के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे डायरेक्टली आर्टिकल 326 के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप कैसे इनका आंसर देंगे? राइट, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 324, सुपरिटेंडेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए और कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस के लिए। आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन का कन्फर्स करता है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट के लिए, या फिर हम कहें स्टेट के लिए, यानी स्टेट लेजिस्लेचर्स। ऑलराइट, और एक और चीज याद रखिएगा, जो इलेक्शंस हैं म्युनिसिपैलिटीज के और पंचायत के, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंटेन नहीं करता, लेकिन उनको एंटेन कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। उस पर्टिकुलर स्टेट का। ऑलराइट, जो इलेक्शन कमीशन है रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्ट करने के लिए, ओवरसी करने के लिए इलेक्शंस लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज के और ऑफिसेस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ऑलराइट, आर्टिकल 325, नो अडल्ट सफरेज इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है वो इनएलिजिबल नहीं होगा इंक्लूजन के लिए इलेक्टोरल रोल्स पे ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। इसका मतलब हुआ कि कोई भी इलेक्शन से बाहर नहीं हो सकता, या उसके वोटिंग राइट्स नहीं छीने जा सकते, या उसको इलेक्शन में पार्ट करने से पहले नहीं रोका जा सकता। ओके या फिर आपका डिबार्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। क्यों? क्योंकि वो एक रिलीजन से बिलोंग करता है, एक रेस से बिलोंग करता है, कास्ट से बिलोंग करता है, जेंडर से बिलोंग करता है, किसी से भी बिलोंग करता है। फिर है आर्टिकल 326 हमारे पास, इलेक्शन जो है हाउस ऑफ द पीपल और टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। तो इसका मतलब क्या हुआ अडल्ट सफरेज का? इसका मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन जो कि 18 साल से ऊपर का है जो और इंडियन है वो वोट कर सकता है। ऑलराइट, याद रखिएगा 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो वोटिंग एज थी वो थी 21 ईयर्स। इसका मतलब हुआ कि आप 21 साल के होने चाहिए अगर आपको वोट करना है तो। तो इस अमेंडमेंट के बाद बेसिकली 21 ईयर्स को कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया। ऑलराइट, आर्टिकल 326 प्रोवाइड करता है इलेक्शंस को हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को, जो कि कंडक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, जो हमने डिस्कस किया अभी। एंश्योर करता है कि हर सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर है उसको वोटिंग राइट्स मिले। और जैसे मैं आपको बोल चुका हूं कि 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 से पहले ये 21 ईयर्स था। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 327 की। पार्लियामेंट के पास पावर है प्रोविजंस बनाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। ऑलराइट, जो पार्लियामेंट है वो प्रोविजंस और चेंजेस कर सकता है इलेक्शन कंडक्शंस में जो कि स्टेट लेजिस्लेचर कंडक्ट कराते हैं। ऑलराइट,
एम्पावर करता है पार्लियामेंट को प्रोविजंस बनाने के लिए जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से जुड़े हुए होते हैं। पार्लियामेंट का अथॉरिटी है लॉज को एनेक्ट करने के लिए रिगार्डिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 327। फिर हमारे पास है आर्टिकल 328। ये पावर है लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोविजंस बनाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। तो बेसिकली क्या होता है 327 के अंडर जितने ही प्रोविजंस जो है पार्लियामेंट बनाएगा वो एप्लीकेबल होंगे ऑल ओवर द इंडिया, या फिर कहें ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया। लेकिन जो प्रोविजंस है जो कि 328 के अंदर बनेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट तक ही रहेंगे। आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है प्रोविजंस बनाने के लिए रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू दैट स्टेट लेजिस्लेचर। ऑलराइट, फिर आएगा आर्टिकल 329 जो लास्ट है हमारा, वो है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ऑलराइट, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोहिबिट कर देता है किसी भी इंटरफेरेंस को कोर्ट्स के द्वारा इलेक्टोरल मैटर्स में, जैसे कि वैलिडिटी ऑफ इलेक्शंस हो गया, वंस इलेक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए तो। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस केस को सुन सकता है रिगार्डिंग द मैल फंक्शनिंग और मैल प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग जो कि इलेक्शंस में हुई, सिर्फ इलेक्शन के बाद, ना कि इलेक्शन के दौरान। ओनली द आफ्टर इलेक्शन, याद रखिएगा, सिर्फ इलेक्शंस के बाद ही मैल प्रैक्टिसेस का केस या बाकी किसी भी डिस्प्यूट का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन जब इलेक्शन प्रोसेस हो रहा होगा या शुरू हो गया होगा उस टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता। यानी अगर एक बार इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो गई तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी हो वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। हालांकि इलेक्शन के बाद वो कर सकते हैं लेकिन इलेक्शन से पहले नहीं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हमने कई फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई हो। प्लीज इन सभी को रिवाइज कीजिएगा जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं दूसरे लेक्चर में आने से पहले। इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।